मेरे पति के दोस्त ने मेरे साथ पार्ट 5। आयुष, सोनिया और रवि के नाम ये कहानी। इससे पहले कि रवि मेरे साथ कुछ भी करता, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने फ़ौरन से मुझे छोड़ दिया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सबसे पहले आयुष मेरे कमरे में आए थे। मुझे यूँ बदहवास और खौफज़दा देखकर कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा, वो रवि मेरे कमरे में आया था आयुष, उसने उसने मेरे साथ। ये कहकर मैं रोने लगी। कुछ देर बाद लाइट भी आ चुकी थी, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। आयुष बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें हुआ क्या है। मैंने कहा, वो रवि यहाँ आया था और उसने मेरे साथ। ये कहकर मैं फिर से रोने लगी। कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? क्या पागल हो? मैं 5 मिनट के लिए बाहर गया था और वो अपने घर से यहाँ कैसे आ सकता है? मैंने कहा, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो यहाँ आया था और वो मेरे साथ। मैं बार बार बस यही कहकर रोने लग जाती। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। आयुष मुझे बुरी तरह से झिंझोड़ कर कहने लगे, होश में आओ, क्या पागल हो गई हो तुम? शोर की आवाज़ सुनकर मेरी सास, जेठ, जेठानी सब हमारे कमरे में आ गए। मैं रोए जा रही थी। तब आयुष कहने लगे, पता नहीं इसके दिमाग को क्या हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रही है ये। हमारे घर के मेन सर्किट की एक तार उतर गई थी, जिसकी वजह से घर की लाइट बंद हो गई थी। मैं बस वो तार जोड़ने के लिए गया था। अभी ठीक से तार जोड़ी भी नहीं थी कि इसके चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं भागा दौड़ा कमरे में आया तो कहने लगी कि रवि आया था। ये सुनकर सब लोग हैरत से मुझे देखकर आपस में एक दूसरे से कहने लगे, रवि इतनी रात को इतने अपने घर से ही उठकर यहाँ कैसे आ सकता है? कोई और होगा, कहीं कोई चोर ना हो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, वही था। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच कह रही हूँ। मैं जानती थी वो सच में आया था। सब लोग कहने लगे, किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने का कोई हक़ नहीं है हमें। मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं रोने लगी। सब लोग माथे पर बल डाले कमरे से बाहर चले गए। पता नहीं क्यों सबको मैं गलत नज़र आ रही थी। मुझे रोता देखकर आयुष कहने लगे, बहुत हो चुका तुम्हारा ड्रामा। पता नहीं तुम्हारी रवि से क्या दुश्मनी है, हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। देखो, आइंदा मैं तुम्हारे मुँह से रवि का नाम ना सुनूं। जो हरकत वो मेरे साथ करके गया था, मुझे अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। मैं बस झुरझुरी लेकर रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसका लम्स मेरे वजूद में मौजूद है। मैं जल्दी से उठकर वॉशरूम गई। कपड़े उतारे बिना ही मैंने शावर खोल दिया। पानी मेरे ऊपर से बहने लगा। मैं अपने हाथ, अपने बाजू, अपने आप को हाथों से अपने वजूद को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी, जैसे मुझ पर कोई गंदगी लग गई हो। और मैं रोए जा रही थी। मैं खुद को ही नोच रही थी, जैसे अपने वजूद से उसकी महक को उतारने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में आयुष वॉशरूम में आए। मुझे यूँ देखकर उन्होंने फ़ौरन से शावर बंद कर दिया। मैंने कहा, शावर क्यों बंद किया है? आपको नहीं पता मेरे जिस्म पर उसके नापाक हाथ लग चुके हैं? कुछ देर तक वो मुझे देखते रहे। मैं कभी अपने चेहरे को रगड़ रही थी, कभी अपने वजूद को, कभी अपने आप को। आयुष कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? उन्होंने बड़ा सा टॉवल लिया और मुझ पर लपेट दिया। मुझे बाहर लेके आए। सर्दियों का मौसम था। मैं बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि ठंडे पानी में भीग चुकी थी। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ लिया था। कहने लगे, मुझे लग रहा है जैसा तुम्हारे सर पर कुछ सवार है। तुमने ना जाने कि आपने सर पर सवार कर रखा है। आयुष मेरे गीले बालों को सहलाने लगे, मेरे आंसुओं को साफ करने लगे, मेरा हाथ पकड़कर अपने होठों पर लगाने लगे। कहने लगे, सोनिया, प्लीज़ खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करो। लेकिन यह सिलसिला तो जैसे जारी हो गया था। पता नहीं वो क्या चाहता था। शायद वो मुझे पागल साबित करना चाहता था और मैं पागल हो रही थी। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मुझे बहुत उल्टी हो रही थी। कुछ भी हज़म नहीं हो रहा था। आयुष मेरी हालत को देखकर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझे प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुनाई। आयुष तो ये सुनकर बेहद खुश थे। मैं भी खबर सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि बहुत दिन में खुश होना ही भूल गई थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखूं, किसी भी तरह की टेंशन ना लूं। आयुष के तो खुशी के मारे पैर ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। कभी वो मेरा हाथ चूम रहे थे, कभी मेरा माथा चूम रहे थे। कहने लगे, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। मेरी सास, जेठानी सब हमें बधाइयाँ दे रहे थे। मेरी सास कहने लगी, किचन का ज़्यादा काम अब तुम नहीं करोगी, बल्कि किरण करेगी। किरण मेरी जेठानी का नाम है। फ्रेश जूस पिया करो, पेट भर कर खाया करो, खुश रहा करो। पहले बच्चा बड़ी एहतियात से होता है, और अगर पहले ही बच्चे में लापरवाही बरती जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैंने किरण को पहले कभी काम नहीं करने दिया था। मेरी शादी के बाद पहली बार वो काम करने लगी थी।
इसलिए आज से मैं अपने आप को जितना भी खुशनसीब समझती कम था। मेरी सास जेठानी मेरे पति सभी तो बहुत अच्छे थे, बस अगर एक रवि मेरी ज़िंदगी में ना होता तो मेरी ज़िंदगी बेमिसाल हो जाती। शाम को ऑफिस से आते ही आयुष मिठाई का डब्बा नहीं बल्कि पूरा 5 किलो का टोकरा लेकर आए थे। कहने लगे, मम्मी सारे ख़ानदान में बांटेंगे। तभी रवि भी आ गया। उसे देखकर तो जैसे मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस होता था। मुझे देखकर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए था। उसकी आंखों में जीत की चमक देखकर मेरे वजूद में आग सी दौड़ने लगी थी, क्योंकि वो जो चाहता था मेरे साथ कर चुका था। वो कहता था तुम्हारे वजूद से मेरी ही खुशबू आएगी, और उस रात उसने ऐसा ही किया था। 5 मिनट पूरे मेरे वजूद से अपने हाथों की हवस पूरी कर चुका था। उसे देखकर मुझे वही मंज़र याद आने लगा। मेरा जी चाहा उसके पास जाऊं, उसका चेहरा बुरे तरीके से नोच कर रख दूं, लेकिन मैं बर्दाश्त करके खड़ी रही। उसने मिठाई का टोकरा देखा तो कहने लगा, क्या बात है, रीनू का रिश्ता हो गया क्या? रीनू मेरी नंद का नाम था। नाम तो उसका रीना था, लेकिन सब उसे प्यार से रीनू कहते थे। आयुष ने टोकरी से मोतीचूर का लड्डू उठाया और रवि के मुंह में डाल दिया। कहने लगा, तुम चाचा बनने वाले हो और मैं बाप बनने वाला हूँ। यह सुनकर रवि के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी। उसने बस आधा ही लड्डू मुंह में डाला था, बाकी आधा लड्डू मुंह से बाहर निकाल दिया। पता नहीं उसके चेहरे पर बदहवासी क्यों आई थी। बड़ी मुश्किल से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जिस गर्मजोशी की आयुष को उससे उम्मीद थी, ऐसा वो चाहकर भी नहीं दिखा पा रहा था। आयुष कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ, समझ नहीं आ रहा कि अपनी खुशी का इजहार किस तरह से करूँ। मेरी सास कहने लगी कि बस भी करो। वो कहने लगा, ये सारी मिठाई पूरे मोहल्ले में बांटेंगे, लेकिन वो चुपचाप सा था। बार बार मुझे देख रहा था और मैं उससे नज़रें चुरा गई थी। कहने लगा, यार मैं ज़रूर बांट देता, लेकिन मैं आज बहुत बिज़ी हूँ, ऑफिस का बहुत सारा काम है जो मुझे करना है, मैं कल आऊँगा। ये कहकर वो फ़ौरन वहाँ से चला गया। मेरी सास मुझे कहने लगी कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, बर्तन किरण धो लेगी, और मैं सोच रही हूँ एक काम वाली और रख लूँ ताकि किरण को भी परेशानी ना हो। हमारी सास ने दोनों बहुओं को बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ था और बहुत अच्छे मिजाज की थी। मैं अपने कमरे में आई तो व्हाट्सएप पर रवि की कॉल आने लगी। मैंने उसकी कॉल उठाई नहीं, बार बार उसकी कॉल आ रही थी। तंग आकर मैंने उसका फ़ोन उठाया। कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो? मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा आयुष? मेरा पति है और अब मेरे होने वाले बच्चे का भी बाप है। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। कहने लगा, इस बच्चे को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा वजूद में आयुष की कोई भी निशानी बाकी नहीं रहने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा हक़ है। मेरा दिमाग घूमने लगा था। पता नहीं वो खुद पागल था या मुझे पागल करना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उसका फ़ोन नहीं उठाऊंगी। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। यही मेरी परेशानी का हल था। जब भी रवि घर में आता मैं फ़ौरन से अपने कमरे में चली जाती। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी, ना ही मैं उससे बात करती थी। आयुष भी अब उसे कमरे में लेकर नहीं आता था। शायद रवि की बर्दाश्त 1 हफ्ते तक ही थी। एक दिन वो दोपहर में आ गया। उस वक्त मेरी जेठानी अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में आराम के लिए चली जाती थी और मेरी सास भी अपने कमरे में ही होती थी। लेकिन जब वो दोनों कमरे में सो रही होती तो उस वक्त मैं बाहर लॉन्च में आकर बैठ जाती ताकि घर का ख्याल रख सकूं, क्योंकि पूरा दिन करने के लिए तो मेरे पास ज़्यादा काम नहीं होता था। ज़्यादातर काम मेरी जेठानी के सर पर आ चुका था। इसलिए दोपहर को जब वो थोड़ी देर सोती फिर मैं कमरे से बाहर आ जाती। दोपहर के 2 बजे तो मुझे कुछ हैरत हुई थी। दोपहर को हमारे घर पर कोई नहीं होता था और न ही कोई आता था। काम वाली भी काम करके जा चुकी थी। मैं धीरे धीरे चलती हुई बाहर आई। दरवाज़ा खोला तो सामने रवि था। बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, आयुष घर पर नहीं है। कहने लगा, जानता हूँ। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा बंद करती उसने दरवाजे पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। कहने लगा, चाहती क्या हो तुम? मेरे सामने क्यों नहीं आती? तुम जानती हो ना, अगर मैं तुम्हें ना देखूं तो पागल होने लगता हूँ। तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस नहीं गया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, जान छोड़ दो मेरी। मेरे लिए तुम कुछ भी अहमियत नहीं रखते। भगवान के लिए अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे भी अपने पति के साथ सुकून से रहने दो। कहने लगा, जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ आयुष कभी भी नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा ही नहीं है। जब से मुझे पता चला कि तुम्हारे वजूद में आयुष का बच्चा पल रहा है, मैं अपना होश खो बैठा हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। ख़त्म करो ये सिलसिला। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम्हें एक अलग घर लेकर दूँगा।
तुम्हें इस घर से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी दूंगा। क्यों नहीं छोड़ देती तुम आयुष को? मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पति मेरी पहली रात की मोहब्बत है, मेरे लिए मेरा सब कुछ है। उसके साथ मैं बुरे से बुरे वक्त में भी गुजारा कर लूँगी। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तुम इस हकीकत को अब जितनी जल्दी हो सके कबूल कर लो तो बेहतर है। कहने लगा, मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ सकता। मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे आयुष का कत्ल भी करना पड़ा तो मैं देर नहीं करूँगा। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया और मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से आत्मा निकाल ली। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में आई, आयुष को कॉल करने लगी। वो ऑफिस के काम में बिज़ी थे। कहने लगे, सब ठीक तो है? मैंने कहा, आयुष आप वापस आ जाएं। वो कहने लगे, सोनिया क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा, वो आपको मार डालेगा। कहने लगे, कौन मार डालेगा? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा, वो अभी मुझे धमकी देकर गया है। वो कहकर गया है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा। आयुष मैं मर जाऊंगी अगर आपको कुछ हुआ तो। प्लीज़ आप वापस आ जाएं। कहने लगे, तुम्हें फिर से कोई दौरा पड़ने लगा है। देखो, अपने डिप्रेशन की मेडिसिन लो और जाकर लेट जाओ। मैं अभी नहीं आ सकता, रात को ही वापस आऊँगा। मैंने कहा, आपको क्यों समझ नहीं आती? वो आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन आयुष ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। वो समझते थे कि शायद मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल बैठा जा रहा था। शाम की चाय तक मैंने नहीं पी। मुझे बस आयुष के वापसी का इंतज़ार था। लेकिन उसकी वापसी से पहले कॉल आई कि आयुष का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तो मैं वहीं चकरा के गिर गई, क्योंकि रवि अपनी हसद में, अपने जुनून में कुछ भी करने को तैयार था और मुझे इसी बात का डर था। मेरे जेठ भागे हुए अस्पताल गए, सास बस रोए जा रही थी। मुझे सबकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं बेहोश थी। जब मुझे होश आया तो कहानी का 5वां पार्ट यहीं तक था। 6ठा और अंतिम पार्ट कल अपलोड किया जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि एक स्टोरी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप कुछ तो रिस्पॉन्स दिया करें।